जी। हाँ भाई, जा रहा है आवाज़? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ भाई, तो देखिए इसमें आपको ब्रेकर ये सब नहीं दिखाया है, डायरेक्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम रखा है। तो ये आपका बस बार है, ठीक ना भाई? तो बस बार से देख रहे हैं ना, दो आपका पैरेलल में जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 94। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे तो दो जनरेटर को दिखाया है पैरेलल में लगा हुआ बस बार के साथ, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जनरेटर जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा लगा होता है, 3 लग सकता है, 4 लग सकता है, 5 लग सकता है, डिपेंड करता है कितना आपका पावर का वहाँ से डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हम लोग जनरेटर मान लेते हैं, एक को रिमूव करना चाहते हैं, किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए, फिर रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो बस बार है जिससे आपका मेन ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ है, उसका आपका वोल्टेज थोड़ा ना घटेगा बढ़ेगा, समझ बात, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे और भी वो तो जनरेटर है। पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। यानी इसका जी। सी फॉर कैट होगा, रिमेन अनचेंज, बस बार का वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सेकंड केस में जैसे मान लेते हैं इसको आपने रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करवा के या फिर सर्विस करवा करके ले आए, ठीक है, फिर से इसको लगाना है, इसका मतलब क्या? आप इसको डायरेक्ट कभी भी बंद स्टेट में नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि बंद स्टेट में अगर आप इसको लगा दीजिएगा ना, तो एज अ मोटर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि पावर ही बस बार से क्या करने लगेगा, ड्रॉ करने लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको हम लोग जी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्पीड पकड़ाएंगे, यानी इसको पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे लाएंगे और इसका वोल्टेज पहले देखेंगे। आपको पता होना चाहिए जनरेटर में जो वोल्टेज को घटाना बढ़ाना होता है ना, देखिए जो आपका स्पीड है शाफ्ट का, देखिए सबसे पहले जनरेटर ईजी जो होता है, जनरेटेड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ईजी स्पीड पे डिपेंड करता है और फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको जनरेटेड वोल्टेज को बढ़ाना था, या तो स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है, या तो फिर कहिए आप फ्लक्स को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो सिंक्रोनस अल्टरनेटर में स्पीड तो आपका कांस्टेंट है, समझ गए बात को, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को घटाना है बढ़ाना है, तो एक्साइटेशन मतलब क्या? सीधे सीधे फ्लक्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना भाई। तो अब इस नए सर्विसिंग के बाद इसको जब लगाना होगा सिस्टम में, तो सबसे पहले इसको सिंक्रोनिज्म पे लाके स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके एक्साइटेशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे उस बेसिस पे, ताकि हम लोग का बस बार का वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या हो सके, मैच हो सके। उसके बाद फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इंटरकनेक्टेड स्टेशन इज मेनली ड्यू टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? जो फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक ना, तो हमारे रिएक्टेंस के कारण होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस जो आप लगा रहे हैं ना इंटरकनेक्टेड करने के लिए, उसके कारण से बी फॉर बॉल मारिए ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो कल ही बताया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्या, कि आप बिजली का सहारा लेकर के आप मैग्नेट बना रहे हो, मैग्नेट जब बन रहा है तो ये क्या होगा, मैकेनिकल मूवमेंट होगा इसमें भाई, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये वोल्टेज देखिए सीधी सी बात है, रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना, ठीक है, जिस बेसिस पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा जनरेटर, मारिए ना इसको, जनरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे ये क्या बोलते हैं, गूगल पे लिखिएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर, वहाँ पे फोटो आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कैसे आपका अल्टरनेटर में एक तरीके से यूज़ होता है। अगला पढ़ते हैं सीरीज कैपेसिटेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। देखिए मैंने आपको बताया था, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो नेचुरल पैरामीटर है जिसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फिर रिमूव नहीं कर सकते हो, क्या है? रेजिस्टेंस हो गया, आपका रिएक्टेंस हो गया, और आपका ये सॉरी इंडक्टर हो गया, और कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना, समझ गए। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर क्या होता है, सीरीज में आता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, शंट में आता है, कि ठीक है ना। शंट में कैपेसिटर का हमेशा क्यों बनेगा? क्योंकि हमेशा लाइन और अर्थ के बीच में बनता है, ठीक ना भाई, समझ गए। या फिर कहिए लाइन टू लाइन बनेगा, ठीक है, जब वोल्टेज डिफरेंस दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो उस केस में एक पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा और एक आपका नेगेटिव की तरफ, और बीच में आपका डायलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसका इंडक्टिव बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, बोलिए, ठीक है। अब इंडक्टेंस को अगर आपको कम करना है तो क्या करना होगा, सीरीज में कैपेसिटेंस लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, ताकि उसको कैंसिल आउट कर सके, समझ गए बात को, राइट। और अगर वही अगर मान लेते कोई ट्रांसमिशन लाइन, इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानी एक्सी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको कम करने के लिए आप क्या कीजिए, इंडक्टर को फिर पैरेलल में लगाइए कि नहीं लगाइएगा, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को। तो कम तो ये मालूम रहता है। एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, और कैंसिल आउट करने के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन को एक तरीके से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और बोल रहा है जो सीरीज कैपेसिटेंस है ये बहुत ही लिटिल यूज़ है, ठीक ना भाई। अब सीधी सी बात है, सीरीज कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम है, यानी ओवरऑल यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर का डिमांड है क्या है, एक तरीके से स्मॉल है कि नहीं है, बोलिए, समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा है, व्हेन द लोड वी आर रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, सीधी सी बात है। देखिए ऐसा समझिए, जैसे आप मान लेते हैं भाई ट्रांसफार्मर के आगे आप इंडक्शन मोटर लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इंडक्शन मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर भी चाहिए और एक्टिव पावर भी चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर क्या करता है, सीधे सीधे वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नेटाइजेशन जो आपका चाहिए ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बनाने का काम करता है, ठीक है, समझ गए बात को। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, लेकिन यही है, इंडक्शन मोटर आप पढ़े होंगे तब आपको ये समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। देखिए लेकिन अभी फिर भी बता देता हूँ डिफ़ॉल्ट में,
जो ट्रांसफार्मर का नो लोड होता है ना, नो लोड करंट जिसको हम लोग आई नॉट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड होता है वो फुल लोड का सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% के बीच में ही होता है, मतलब नो लोड बहुत ही स्मॉल करंट होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। और वो आगे जा करके फिर आपका आई मी और आई नॉट में टूट जाता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो इंडक्शन मोटर भी आपका पूरा पूरा ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है ना कि जो नो लोड करंट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज। कैसे आप इसको याद कीजिए, ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने, जैसे हम लोग घर में समरसेबल ये सब होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर चाहिए ना, समझ रहे बात को, देखें स्टार्टर लगा होता है, ठीक है। उस स्टार्टर में एक एमीटर भी लगा होता है, देखें है ना, एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर भी लगा होता है, देखें। हाँ, तो देखिए जब आप बटन को जैसे ही दबाइएगा ना स्टार्टर का, देखिएगा एमीटर में क्या होता है, एमीटर का जो पॉइंटर है ना वो एकदम देखिएगा एकदम लास्ट में चला जाएगा, एकदम एंड की तरफ, ठीक है, जैसे 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक चला जाएगा और कुछ देर बाद फिर से नीचे आ जाता है, देखें कभी ध्यान से आप। हाँ जी सर, देखा हूँ, धीरे हाँ धीरे आ जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो बहुत अचानक से होता है, ठीक है। जैसे बटन दबाइएगा ना एमीटर में पूरा फ्लक्चुएशन आता है, वो पूरा उधर भागेगा एकदम एंड तरफ और फिर से आके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो आपका नो लोड करंट होता है, और ये पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल है, जब मशीन पढ़िएगा उसमें आपको फिर ये समझ में आएगा। तो नो लोड करंट जो होता है इंडक्शन मोटर में बहुत लार्ज होता है, ठीक ना भाई। कितना होगा, तो रेटेड करंट का, रेटेड करंट मतलब क्या, जब उसको फुल लोड पे चलाइएगा ना वो वाला रेटेड करंट का 2 से 3 टाइम्स जो होता है ज़्यादा खींचता है ये, ठीक है, समझ गए। जैसे फुल लोड पे मान लो 5 एम्पेयर खींच रहा है, तो नो लोड पे कितना, ये क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में कितना खींचेगा ये, करीब करीब, 15 हाँ मतलब उसका 2 से 3 गुना आप मान के चलिए, ठीक है, तो ज़्यादा खींचता है ये। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने एक ट्रांसफार्मर के आगे में एक इंडक्शन मोटर लगा दी है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर को रिएक्टिव पावर भी चाहिए और आप एक तरीके से एक्टिव पावर भी चाहिए, समझ गए ना। तो अभी जैसे मान लेते हैं लोड का जो रिएक्टिव पावर का डिमांड है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब क्या, आपका ये लोड कैसा है, एक तरीके से यूनिटी के करीब होगा कि नहीं होगा पावर फैक्टर, बोलिए, समझ रहे, मतलब रिएक्टिव पावर कम खींच रहा है, इसका मतलब क्या, रिएक्टिव पावर कौन खींचता है, या तो इंडक्टिव लोड खींचता है या फिर कहिए कैपेसिटिव लोड खींचता है, इसी कारण आता है आपका रिएक्टिव पावर, समझ रहे बात को। हाँ, तो इसमें यही बोल रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन है भाई, और इसमें बोल रहा है लिटिल, बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन आ रहा ऑफ लिटिल यूज व्हेन द लोड वी आर रिक्वायरमेंट इज, मतलब सीरीज कैपेसिटेंस हम लोग, देखिए ऐसे समझिए, सीरीज कैपेसिटेंस मतलब सीधे सीधे भाई किसके लिए लगाते हैं, एक्सेल को कम करने के लिए, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है ना। और सीरीज कैपेसिटेंस का यहाँ पे बोल रहा है लिटिल यूज़ किया जा रहा है, लिटिल यूज़ किया जा रहा है मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में लगा रहे होंगे, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लोड से पावर का डिमांड हो रहा है उसमें जो रिएक्टिव पावर है उसका डिमांड क्या है, बहुत ही स्मॉल है, समझ रहे बात को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ एक बार, देखिए जो भी हम लोग का लोड होता है, डोमेस्टिक लोड या फिर इंडस्ट्रियल लोड, वो कैसा होता है, इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, समझ गए बात को, राइट। इंडक्टिव लोड होने के कारण आपका पूरा पूरा ट्रांसमिशन लाइन भी क्या हो जाएगा, इंडक्टिव लोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ये सब एनालाइज करते हैं ना भाई, तो पूरे ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग 500 किलोमीटर फिर 1000 किलोमीटर के बेसिस पे नहीं एनालाइज करते, उसको क्या करते हैं, कॉपी पे बनाते हैं ना, सर्किट बना देते हैं, नेटवर्क बन जाता है पूरा पूरा, ठीक है, पाई मॉडल में फिर टी मॉडल में, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो भी आपने लोड लगाया है वो एक तरीके से अभी कम रिएक्टिव पावर का डिमांड कर रहा है, ठीक है, समझ गया बात को। अगर कम पावर का ये रिएक्टिव पावर का डिमांड करे, इसका मतलब क्या, मेरा जो ओवरऑल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, मतलब यूनिटी के करीब होगा कि नहीं होगा, बोलिए, समझ रहे बात को। यूनिटी के करीब है मतलब क्या है, रजिस्टिव लोड एक तरीके से। तो रजिस्टिव लोड में हम लोग जो कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे वो कम यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब पूरा पूरा प्योर तो कैपेसिटिव ये रजिस्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो इंडक्टेंस हो, मतलब यही है कि अगर आप सीरीज कैपेसिटर अगर बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर रिएक्टिव पावर का डिमांड ज़्यादा होता तो आपको यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर क्या करना पड़ता, ज़्यादा लगाना पड़ता, ताकि जो भी आपका एक्सेल का वैल्यू उसको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो ये है। अगला बोलता है द वोल्टेज रेगुलेशन इन अ मैग्नेटिक एम्पलीफायर, तो सीधी सी बात है, ये भी आपका एक एम्पलीफायर है। अब इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होता है, हमारी रिएक्टेंस के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है ना भाई, रिएक्टेंस को एक तरीके से वेरी करके, ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। फिर से भाई अगला बोलता है व्हेन अ कंडक्टर कैरी मोर करंट ऑन द सरफेस, स्किन इफेक्ट हो जाएगा आपका। अगला बोलता है कौन सा सिस्टम हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, तो सिंगल फेस 4 वायर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कहीं देखा ही नहीं है आपने, कहीं देखा भी नहीं हो, इसको यूज़ भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर विल रिड्यूस, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, ओवरऑल जो आपका रजिस्टेंस होता है मटेरियल को बढ़ा देता है, ठीक ना भाई। हमारी ए फॉर एप्पल मारिए ना, मतलब जैसे जैसे आपका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा कंडक्टर में, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई। इसका ए फॉर एप्पल मारिए ना आंसर। अगला बोलता है व्हेन अ लाइव कंडक्टर पब्लिक, देखिए मतलब टूट चुका है, एक कंडक्टर था वो टूट के नीचे ज़मीन पे गिर चुका है, तो क्या होगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, करंट जो होगा पूरा पूरा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है लेकिन कब जाएगा, जब
वो ग्राउंड पे जो गिरा हुआ है तार उसको अच्छा खासा नमी वाला एरिया मिले, ठीक है। अगर रोड पे गिर गया तो थोड़ा ना जाएगा करंट, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्राउंडेड होना चाहिए वो, तब जाएगा वो। 310 किलोमीटर किसके लिए है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। अगला बोलता है कंडक्टर और बंडल प्राइमरी, तुम्हारे ना बंडल हम लोग करते हैं रिड्यूस रिएक्टेंस को कम करने के लिए। अब देखिए जीएमडी जीएमआर पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा बंडलिंग क्यों किया जाता है। बंडलिंग मतलब क्या देखें है ना, कभी भी ट्रांसमिशन लाइन देखिएगा तो चार चार तार को स्पेसर के सहारे देखें हैं, चार तार या फिर कई दो तार और बीच में स्पेसिंग दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बंडल देखा हूँ कंडक्ट। देखा हूँ, हाँ वो ट्रांसमिशन लाइन है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में होगा, ठीक है ना। अगला बोलता है सर्ज इम्पेडेंस क्या होता है, तो रूट एंड एल बाई सी हो जाएगा। बोलता है टॉप कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है, तो अर्थ कंडक्टर हो जाएगा। एसीआर कंडक्टर में स्टील का क्या काम होता है, तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बोलता है वोल्टेज मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन कितना होना चाहिए, तो ±10% होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में गलत दिया है ना, इसी बुक में जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ ±5% लिखा हुआ था, ठीक है, समझ गया। और वही जब आप जेबी गुप्ता लगाए तो वहाँ पे ±6% देगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा, ओके। यानी ±10% का वोल्टेज अप डाउन होगा, वो हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल है, वो ज़्यादा एक तरीके से डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। और कल ही बताया था वोल्टेज कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो एप्लियंस है जो घर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग घर में आ रहा है उसको डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते ना हम लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइस लगा रहे हैं, बल्ब लगा रहे हैं, हीटर लगा रहे हैं, फ़ैन लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है वहाँ पे वोल्टेज मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया है कि इसको वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा तभी ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज कांस्टेंट इसलिए रखना चाहते हैं ताकि हम लोग का एप्लियंस का लाइफ ज़्यादा लंबा दिन के लिए हो, ठीक है। जैसे टीवी ये सब देखे हैं ना, वो तुरंत खराब हो जाएगा अगर आपका वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है तो, ठीक है। और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के चलते ज़्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ऊपर पड़ेगा भाई, ठीक है। मोटर हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, ठीक है। लेकिन टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर, ये सब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना, समझ रहे बात को। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब लो वोल्टेज, ठीक है। तो लो वोल्टेज पर सोचिए अगर हल्का से भी फ्लैक्चुएशन हो, जैसे रेडियो है आपका, तो रेडियो कितने पे वोल्ट पे काम करेगा, ठीक है। जैसे 3 सेल डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो 3 सेल सीरीज में डलता है उसमें, देख रहे हैं ना, तीनों सेल को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट कितना हो गया आपका, साढ़े चार, और कौन- 4.5 वोल्ट, यानी कि ये 4.5 वोल्ट पे पूरा पूरा काम कर रहा है, क्योंकि अंदर में तो आपका पूरा पूरा पैरेलल में ही होगा ना सर्किट, समझ रहा है। अब बताइए उसमें अगर आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा रेडियो का सर्किट खराब हो जाएगा। या फिर सिंपल सा प्रैक्टिकल कल मैंने आपको बताया था कि एक 9 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए जो ब्लू कलर का आता है, उसमें आप डायरेक्ट देखिएगा एक छोटा सा रजिस्टेंस जोड़ ही दीजिएगा ना डायरेक्ट, तो देखिएगा वो आग लग के पूरा एकदम जल जाएगा, ठीक है। तो वही है, वोल्टेज जैसा बर्दाश्त नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी रेगुलेटेड, तो इसमें हमारी एनी ऑफ द हो जाएगा। टैप चेंजिंग लगा करके हम लोग वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्विचिंग करके शंट कैपेसिटेंस एट रिसीविंग एंड ड्यूरिंग ए हैवी लोड, देखिए मतलब ये टाइप्स है भाई, ठीक है ना। इतने तरीके से आप वोल्टेज को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल, तुम्हारी ऑप्शन के हिसाब से डीसी हो जाएगा, ठीक है। डीसी में हमारा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू ये जो भी दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। अगला पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिकल मतलब क्या, ये कंपैरिजन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, तब आपको इसका आंसर समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर डीसी ट्रांसमिशन, तो एसी का क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताइए। तो इसमें आपका लॉसेस, डिसएडवांटेज बोल रहा है, एडवांटेज बोल रहा है ना, एडवांटेज इस हमारे ना डी फॉर डॉग, आज का डी फॉर डॉग हमारे लेस लॉसेस होता है, ठीक ना भाई, लॉसेस कम हो जाता है एसी में, ठीक है। एसी में लॉसेस कम क्यों हो जाएगा, मेन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन ओवर डीसी। देखिए जित अब यहाँ पे कांस्टेंट रखिए सब चीज़, मान लेते हैं पावर हम लोग को कांस्टेंट भेजना है, ठीक है, और वोल्टेज भी हम लोग को कांस्टेंट रखना है दोनों के केस में। डीसी के केस में एक बार चेक करेंगे, एक बार एसी में करेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो आपका लॉसेस होगा वो एसी में कम हो जाता है, ठीक है ना भाई। एसी में कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग के पास ये भी अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन है कि अगर मान लेते हैं एक्सएल बढ़ रहा है फिर कहीं एक्सी बढ़ रहा है, तो उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा करके अपने पावर फैक्टर को फिर से क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी सिस्टम में ये सब ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर वहाँ पे काम नहीं करेगा, सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर इज, तो टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर यूज टू किसके लिए होता है, तो इसका डी फॉर डॉग हो जाएगा, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बार सेम इज मोस्ट एक्सपेंसिव, तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा डबल बस बार, यानी 2 बस बार यूज़ किया जा रहा है और डबल ब्रेकर भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो महंगा आएगा। बोल रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, तुम्हारी इसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा। ऐसे हाई वोल्टेज और सी तुम्हारे इसका ऑप्शन के हिसाब से ऑल नहीं दिया हुआ था, सी फॉर कैट मारी, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर और ग्राउंड वायर यूज़ करेंगे हम लोग।
ग्राउंड वायर कहाँ यूज़ होता है आपके पावर सिस्टम में, तो ऊपर में जो आपका पूरा ट्रांसमिशन लाइन का ऊपर वाला कंडक्टर पूरा ग्राउंड वायर ही होता है, ठीक ना भाई। और लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग सब स्टेशन बनाते हैं, जहाँ पे आपका महंगा महंगा इक्विपमेंट है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बगल में हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेटर द इफेक्ट ऑफ डेड जीरो इज़ फाउंड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका भाई ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे इसका आंसर ए फॉर एप्पल होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, कोरोना के चलते क्या होता है, तो रेडियो इंटरफेरेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपने साइंस में एटमॉस्फेयर लेयर पढ़ा होता है, 5 लेयर है ना, संताप मंडल सबसे पहला, ये सॉरी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, जैसे ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़े हैं ना, उसके बाद सबसे ऊपर में क्या होता है, आयोनोस्फेयर होता है, ठीक है, समझिए, जिसमें लोग रेडियो वेव भेजते हैं, पढ़ा है आपने। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़ा है, तो मतलब सीधी सी बात है, मतलब सैटेलाइट ये सब कहाँ भेजता है, अंतरिक्ष में भेजता है ना भाई, ठीक है, तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का लेयर में ही भेजा जाता है, ठीक है। आप समझिए, जब कोरोना आता है ना, कोरोना कहने का मतलब क्या, 2 फेज के बीच में आपका क्या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी हाई करंट होता है, ठीक है, इतना हाई करंट है, सोचिए कि वो पूरा चिंगारी का रूप ले ले रहा है, ठीक है, तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, जितना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फ्लक्स बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो भी तरंग आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में है ना, उसको क्या करता है, उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इंटरेक्ट करके उसको क्या करता है, उसके वेव को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये चीज़ घर में भी देखा है, रेडियो ये सब चल रहा है, वहाँ पे आप मोबाइल ये सब कॉलिंग कीजिएगा, तो आपका मोबाइल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला और रेडियो का जो एक तरीके से सिग्नल, दोनों इंटरेक्ट करके सन 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 नॉइज आने लगेगा आपका वहाँ पे, ठीक है। बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट इफेक्ट ऑन कोरोना, तो इसमें हमारी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है भाई, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एक तरीके से लीस्ट इफेक्टेड होता है। अगला बोल रहा है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना इफ़ द कंडक्टर आर पॉलिश एंड स्मूथ, तुम्हारी कंडक्टर अगर पॉलिश्ड है और स्मूथ है तो कोरोना जो होता है यूनिफॉर्म ग्लो करेगा, ठीक है, सी फॉर कैट मारिए, मतलब एकदम यूनिफॉर्म। अगला बोलता है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, तो हमारी स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर हमारी है ना, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। अगला बोलता है पोल विच कैरी ट्रांसफॉर्म होता है, एच टाइप हो जाएगा, एच टाइप मतलब दो, हाँ ठीक है ना। अगला बोलता है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोल बल्कि, तुम्हारी इसमें कंक्रीट पोल सबसे भारी होता है, ठीक है। अगला बोलता है द, और देखे होंगे गांव ऐसे में जो बैठाता है ना, इंस्टॉल करता है कंक्रीट पोल, देखे ना, वो ट्रैक्टर लेकर के आता है, उसमें पहले खोदेगा, उसको फिर ट्रैक्टर से उठाकर चेन मार के उसको फिर खड़ा करता है, देखे है ना, मतलब बहुत भारी होता है ये। अगला बोलता है द इफेक्ट, हाँ द इफेक्ट ऑफ आइस ऑन ए ट्रांसमिशन है, तुम्हारी ये इसमें सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि जम चुका है तार के ऊपर बर्फ जम चुका है तो भारी हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसमें हमारी वेट ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है, यानी सैग बढ़ा देगा ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है अगर हाइट जो है ट्रांसमिशन टावर का बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो हाइट बढ़ाने से इंडक्टेंस आपका कभी भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस सीधे सीधे आपके वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना। यानी कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, ग्राउंड और लाइन के बीच में बनता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ ये मतलब घट जाएगा, क्यों, क्योंकि टावर का आपने हाइट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, डायलेक्ट्रिक बढ़ चुका है ना, दोनों कंडक्टर के बीच में डायलेक्ट्रिक बढ़ गया है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक बढ़ गया, इसका मतलब क्या, जैसे देखिए कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, सी बराबर होता है, हाँ मतलब डिस्टेंस जो होता है दो प्लेट के बीच में वो क्या होता है, दूर कर दीजिएगा ना, समझ रहे बात को, तो उसके कारण कैपेसिटेंस होगा चेंज होता है, ठीक है, तो यही है यहाँ पे, हाँ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है द इफ़ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100%, 100% मतलब क्या, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक प्लेट के क्रॉस वो क्या है, सेम है, इसका बी फॉर बॉल मार दीजिए। अगला बात है 70/6, तो इसका मतलब क्या, 70 जो है एल्युमिनियम कंडक्टर है और 6 स्टील कंडक्टर डाला गया है इसमें, ठीक है, बीचों बीच, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द साइज ऑफ फीडर डिपेंड, तो साइज किस पे डिपेंड करता है, फीडर का, तो फीडर मतलब क्या, आपका ट्रांसफार्मर से पीछे वाला, यानी ये करंट हो जाएगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय सर्विसमैन, तो सर्विसमैन किसको जोड़ता है भाई, तो आपका जो कंज्यूमर टर्मिनल है और डिस्ट्रीब्यूटर है, सी फॉर कैट मार दीजिए, ठीक है। अगला बोलता है डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या, ट्रांसफार्मर से जो आपका 3 फेज 4 वायर वाला तार बिछा हुआ है उसमें, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट इज दैट, तो मेजर कॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा पैसा इसमें खर्च करता है, ठीक है। अगला बोलता है बूस्टर इज कनेक्टेड, तो हमेशा सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में ही हम लोग को देखिए बूस्टर लगा रहे हैं वोल्टेज कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, तो वोल्टेज को ऐड करना ना वहाँ पे जो घट गया है, ठीक है, तो वहाँ पे सीरीज में लगाया तभी ना वोल्टेज जुड़ेगा, सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाता है, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप अप सब स्टेशन एसोसिएटेड, तो स्टेप अप कहाँ पे होता है बताइए, जनरेटिंग स्टेशन पे होता है कि नहीं होता है, मतलब पूरे पावर सिस्टम में मात्र जनरेटिंग स्टेशन पे एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाता है, बाकी हर जगह क्या है, स्टेप डाउन रहता है, ठीक है, समझ गए ना।
बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड बाय द कंज्यूमर हैविंग लो पावर फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे कंज्यूमर बोल दिया है, कंज्यूमर मतलब क्या, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है या फिर कहीं डोमेस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर अपने लिए क्या यूज़ करेगा, कैपेसिटर बैंक यूज़ करेगा, ठीक है ना भाई। सिंक्रोनस कंडेंसर कभी भी नहीं यूज़ किया जाए क्योंकि वो महंगा पड़ जाएगा एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए, ठीक है ना, समझ गए। जैसे आप सिंपल सा एक मोटर भी खरीदने जाइएगा, इंडक्शन मोटर, उसका भी कितना तो कम से कम 4,000 रुपये आपको दाम पड़ेगा, राइट, 4-5 हज़ार रुपये। सोचिए अब आपको एक तरीके से पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए 5,000 रुपये का वो या फिर कहीं 10,000 रुपये लगाएगा तब ना उसको एक तरीके से आएगा भाई, समझ गए बात को। तो कैपेसिटर बैंक कंज्यूमर के लिए हम लोग का सस्ता पड़ता है, ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट लेवल। तो शॉर्ट सर्किट हमारे रिएक्टर मारिए ना, इसमें सीरीज रिएक्टर लगाते हैं, ठीक है। और सीरीज में ही क्यों लगाएंगे ये समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में आपका हाँ मतलब देखिए करंट जो भी फ्लो होता है आपका मेन ट्रांसमिशन लाइन में, उसको एक तरीके से आपको जैसे मान लो ट्रांजिएंट स्टेट आया, ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट को एक तरीके से मिनिमाइज करना तो वहीं पे ना एक्यूरेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी सीरीज के ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में आपको घुसा देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी आ रहा है उसको क्या करें एक तरीके से वो बहने नहीं दे, सडन चेंज ऑफ करंट को ही बहने नहीं देगा। स्टिफनेस ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, तुम्हारे स्टिफनेस जो होता है, जैसे ट्रैवलिंग वेव वही है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पड़िएगा तो उसमें आपको फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। इस तरीके से देखिए होता क्या है, जैसे आप ये समझिए, जैसे अभी तक तो आपने इमेजिन किया होगा कि जैसे डीसी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता है करंट फ्लोरेशन तो क्या है, चार्ज जो है इस पॉइंट से उस पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जब पढ़िएगा ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम लोग एनालाइज नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए 1,000 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब मान लो दिल्ली में आपका ये जनरेटिंग स्टेशन है और दिल्ली से आपको बिहार में पावर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मूव हो रहा है, उसके कारण मेरे को यहाँ पे मैंने बल्ब जलाया, उसके कारण एक तरीके से मेरे को यहाँ पे करंट मिल रहा है, तो वो गलत एक तरीके से हो जाता है भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग फिर वेव के सहारे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेव जब आप पढ़िएगा तो उसमें 2 तरीके का वेव बनता है, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। देखिए सिंपल वे में ऐसे समझिए, जैसे पानी में आप एक कंकड़ मारते हैं ना तो कैसे वो वेव बनता है, देखे है ना, और फिर जब किनारे पे जाता है तो फिर से वो टकरा करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो जब आप पानी में कंकड़ मारते हैं तो उसको जो वेव स्टार्ट हुआ है बहना किनारे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। और जब ये किनारे से टकरा करके फिर वो एक तरीके से अपने आप को डिस्टर्ब करता है ना, वापस आता है, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे ही होता है, जनरेटिंग स्टेशन से वेव चल के आता है ना हमारे लोड तक, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। और फिर लोड से टकरा करके इसको वापस जाना होता है, ठीक है, इसको फिर हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। और जब फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव दोनों को जोड़िए तब जाकर हम लोग स्टैंडिंग वेव बनता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पावर सिस्टम है आपका, जब आप पढ़िएगा मतलब गेट लेवल पे ट्रांसमिशन लाइन को, तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टिफनेस को अगर चेंज करना है, स्टिफनेस मतलब क्या, जो उसका एम्पलीट्यूड है सीधे सीधे, ठीक है, इसको कम करना है तो आप रेजिस्टेंस लगा के काम कीजिएगा। अगला बोल रहा है द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में बी इंक्रीज्ड बाय। तो सीधी सी बात है भाई, देखिए इसमें लगाइए ना, उल्टा लगा दीजिए, इसमें सीरीज़ में कैपेसिटर लगाएंगे और शंट में रिएक्टर लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ गए क्या बोला सो, यानी अगर आपका पूरा पूरा ओवरऑल सर्किट जो है इंडक्टिव हो रहा है तो वहाँ पे सीरीज़ में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है। और ओवरऑल अगर ये कैपेसिटिव हो रहा है तो शंट में रिएक्टर लगाना पड़ेगा ताकि आपका लीडिंग पावर फैक्टर ना हो पाए, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है। तो ये द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब किसी भी ट्रांसमिशन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जैसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हुआ है, फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसमें डिस्टेंस लिमिट कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है, कि शॉर्ट के लिए आप 60 किलोमीटर तक ही लगा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब 60 किलोमीटर के बीच में आप वोल्टेज कितना रखेगा, 20 kV तक, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है ना भाई, ये हम लोगों ने किसी ना किसी बेसिस पे तो चूज़ किया होगा कि मीडियम के लिए हम लोग ये मतलब 80 से कितना होता है 150 किलोमीटर तक ही रखेंगे, समझ रहे बात को। तो ये जो लिमिटेशन डिफाइन किया गया है डिस्टेंस के लिए, जिस बेसिस पर आपका शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन उभर करके आ रहा है, ये मोटा मोटी किसके ऊपर बेसिस पे होता है, ये आपके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब सिंपल वे में समझिए, अगर आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंडक्टिव आ गया नेचर, तो बताइए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलिए लाइन में, हाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो बोलिए अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन लंबा बनाना है, अभी भी लंबा बना, घर तक आपका नहीं पहुँचा है, लेकिन क्या आप आगे लेके जा सकते हैं वोल्टेज को, नहीं, बीच में आपका ड्रॉप हो जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे
अगर आपको फर्दर आगे बढ़ाना है तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना होगा, ताकि जो भी ड्रॉप हो रहा है उस ड्रॉप होने के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ और भी वोल्टेज बचे, ताकि वो आगे तक एक तरीके से भेज सके। ठीक है, समझ गए ना। तो किसी या भी तो सर ग्राफ को हम लोग कंपनसेट कर दें। हाँ हाँ, मतलब कंपनसेट करके, आप कंपनसेट कैसे कीजिएगा, सीरीज में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा अगर इंडक्टिव नेचर है तो, और कैपेसिटिव नेचर है तो शंट में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं भाई। ठीक है, तो लिमिटेशन मेन जो होता है ना किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का, ये इंडक्टिव नेचर या फिर कहीं कैपेसिटिव नेचर जो कि नेचुरल बन रहा है, ठीक है, वो हम लोग ना चाहते हुए भी बन जा रहा है ना, समझ रहे हो, वो एक तरीके से डिफाइन कर देता है वहाँ पे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितना लंबा ट्रांसमिशन लाइन होगा, इसमें तो क्या, उतना ही ज़्यादा उसमें इंडक्टर बनेगा, उतना ही ज़्यादा उसमें कैपेसिटेंस बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपका ड्रॉप भी तो ज़्यादा होगा क्योंकि इंपेडेंस बढ़ चुका है। समझ रहे बात को, तो आपको वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। समझ रहे, ताकि जो भी ड्रॉप हो उसके बाद जो फर्दर है बचे वो आपका आगे जा सके। ठीक है, अगला बोलता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन लीस्ट अफेक्टेड। तो सैग मतलब क्या, जो भी आपका नीचे की तरफ झुक जा रहा है वेट के कारण। ठीक है, तो हमारे ना, हाँ, करंट थ्रू द कंडक्टर मारे, करंट से कोई सैग वैग लेना देना नहीं है। ठीक है, आइस डिपॉजिट होगा तो भारी कर देता है, नीचे झुक जाएगा, सेल्फ वेट के कारण भी झुका हुआ रहता है। और टेम्परेचर, सीधी सी बात है, एयर मतलब गर्मी के टाइम में क्या होगा, वो गर्म होकर एक्सपेंड होगा, यानी और सैग बन जाएगा उसमें। ठीक ना भाई, अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस। तो ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस किसी कारण हो सकता है, फॉल्ट के कारण भी, लोड वेरिएशन के कारण भी, स्विचिंग के कारण भी। ठीक है, गे वायर क्या होता है, तो अभी पता है, सपोर्ट द पोल होता है, डीफो डॉग हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड इन द एनालाइज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारी स्टंट एडमिटेंस हमारी है ना, ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है भाई। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। ठीक है ना, तो मतलब वही है, बस इसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें शंट एडमिटेंस हमारी है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है। अगला बोलता है बेसिकली द बूस्टर आर। तो बूस्टर क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक एक्साइटर। स्टैटिक मत देखिए, एक्साइटेशन जो देते हैं हम लोग अपने सिंक्रोनस मोटर में, ये अल्टरनेटर में, एफई मोटर में, दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक आपका रोटेटिंग होता है। ठीक है, तो रोटेटिंग में क्या आ जाएगा, आपका डीसी शंट जनरेटर ये सब आ जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक में क्या होता है, हम लोग थायरिस्टर ये सब यूज़ करके, मतलब जो आपका पावर इलेक्ट्रॉन डिवाइस उसके लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिक में क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। एम्पलीडाइन भी आपका रोटेटिंग में ही आता है, जब डीसी मशीन पड़ी है उसमें एम्पलीडाइन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सब आपका मतलब वही है, मशीन का आपका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, फॉर एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर द बूस्टर। तो बूस्टर किस में लगाते हैं बताइए। देखिए सबसे पहले कहाँ गया, ये फीडर की बात कर रहा है ना, तो जो भी हम लोग बूस्टर लगाएंगे उसका कैसा होना चाहिए, मस्ट वर्क लीनियर मारिए ना, लीनियर होना चाहिए। C4 कैट मारिए, मतलब जिस रिस्पेक्ट में हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उस रिस्पेक्ट में करंट भी बढ़ना चाहिए सिस्टम का। देता है इसका C4 कैट भाई 42 का 142 का सही है, मतलब लीनियर होना चाहिए। ठीक है ना, अब बूस्टर का मतलब काम वही है, जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ना उसको एक तरीके फिर से एक तरीके राइज अप कर देगा वो, और सीरीज में लगा देंगे इसको। बोलते हैं द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बूस्टर इज टू, तुम्हारी इसमें वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता है, डीफो डॉग हो जाएगा। इंडक्शन रेगुलेटर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल है ना, तुम्हारी इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मारी ना। देखिए इंडक्शन रेगुलेटर आप देख रहे हैं कि अभी जो भी आपका, या फिर इंडक्शन रेगुलेटर हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए इसको मतलब देखिए जो चीज़ आपको नाम में नया लग रहा है ना, यानी आप घर में या फिर इंडस्ट्री सब में नहीं देख रहे हैं, तो उसको सीधे सीधे कहाँ यूज़ करेंगे, आपका जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आप सीधे सीधे ऐसे मतलब आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं इसको। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जनरेटिंग स्टेशन से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ है ना उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, ओके। अगला पढ़ते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर इज जनरली इंस्टॉल्ड एट, तो रिसीविंग एंड हो जाएगा। राइट, अगला बोलता है क्योंकि रिसीविंग एंड पे ही हम लोग को पावर फैक्टर इंप्रूव करना है ना, समझ गए। अगला बोलता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, देखिए अब यहाँ पे वही है 3 वायर डीसी सिस्टम, मतलब आपने देखा था 3 वायर डीसी सिस्टम में क्या था, ऊपर ऊपर क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था। ठीक है, और बीच में आपका क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, राइट, तो अब बोल रहा है जो न्यूट्रल हम लोग घुसाएंगे बीच में जो आपका होगा उसका तार का मोटाई कितना होगा, ये पूछ रहा है। जैसे आप देखिए जो 132 kV वाला ट्रांसमिशन लाइन जाता है उसमें जो ऊपर वाला ग्राउंड वायर होता है देखते हो पतला होता है, बाकी जो आपका नीचे वाला तार होता है उसके मुकाबले, कभी देखा है ध्यान से आपने। जी सर देखा। हाँ, तो वही है कि इसमें जो हम लोग न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, मेन कंडक्टर से उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो इसका 1/2 होना चाहिए, आधा होता है। ठीक है, मतलब यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, आधा हो रहता है, इसका याद कर लीजिए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फाइड। तो एक्साइटेशन कंट्रोल मारिए ना, इसमें आपका हाई वोल्टेज देता है, हाई वोल्टेज लाइन में होना चाहिए 47 का सी, शॉर्ट लाइन बोल, देखिए ना 147 है ना सी। देखिए बताता हूँ मैं क्या होता है एक्साइटेशन कंट्रोल क्या होता है। कल मैंने आपको अल्टरनेटर का कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ा सा, अल्टरनेटर मैंने आपको बताया फिर अभी जस्ट बताया कि अगर आपको वोल्टेज को घटाना बढ़ाना है तो अल्टरनेटर में तो स्पीड कांस्टेंट होता है, सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। राइट, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स बचा आपका। ठीक है, तो फ्लक्स को अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी को बोलते हैं क्या, एक्साइटेशन को घटाना बढ़ाना। ठीक ना भाई, समझ गए। तो एक्साइटेशन
अब सीधी सी बात है, वोल्टेज घटाना बढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है बीच में आपका जो इंपेडेंस बन रहा है ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के थ्रू, उसमें आपका ड्रॉपेज ज़्यादा आ रहा है, ड्रॉपेज ज़्यादा आ रहा है, सीधी सी बात है, आप क्या कीजिएगा, आपके जनरेटर का ये वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। तो एक्साइटेशन बेसिस पे हम लोग वोल्टेज किसके लिए यूज़ करते हैं? शॉर्ट लाइन्स के लिए, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको थोड़ा बहुत वोल्टेज कंपनसेट करना होगा ना, आगे पीछे करना है, तो वहाँ पे हम लोग एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अगला बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शंट कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड, तो इसमें शॉर्ट हो जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर यूजुअली लोकेटेड, तुम्हारी ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं हम लोग, सो ठीक है, ट्रांसफार्मर क्योंकि हम लोग का सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, अगला बोलता है द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर, तो ग्राउंड वायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील, ठीक ना भाई, ताकि जंग वंग ना लगे। ठीक है, सर्ज एब्जॉर्बर, देखिए सर्ज कुछ नहीं, ट्रांजिएंट स्टेट को ही बोला था, मतलब अचानक से आपके वेव के अंदर स्टीफनेस आ गया। ठीक है, समझ गए ना। तो सर्ज एब्जॉर्बर किससे प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे ना लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी। सर्ज कुछ नहीं होता भाई, हाई फ्रीक्वेंसी ही होता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? सर्ज को आप सीधे हार्मोनिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक्स देखे हैं ना, थर्ड हार्मोनिक हो गया, जैसा ऑड हार्मोनिक हो गया ना, तो ऑड में क्या होगा? थर्ड हो गया, आपका फिफ्थ हो गया, ठीक है, सेवन्थ हो गया, नाइन्थ हो गया। तो और हाइयर ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक जाते हैं देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, समझ रहे बात को। और आपने ये देखा था कि थर्ड हार्मोनिक का जो फंडामेंटल से अगर कंपेयर कीजिएगा थर्ड हार्मोनिक को, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है छोटा बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बोलिए, समझ रहे बात को? हाँ, क्योंकि उसको उतना ही साइकिल में अपने को 3 बार रिपीट करना, तो छोटा बन जाता है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना, जो उसका ऊंचाई है। हाँ, समझ गए बात को, मतलब जो हाँ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो कर रहा है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका कम जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल से फिफ्थ पे जाइएगा तो और वो छोटा हो जाता है, सेवन्थ पे जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सर्ज मतलब सीधे सीधे कहिए हार्मोनिक्स। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज लो हो जाए कि नहीं हो जाए, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कमा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है उसका? फंडामेंटल से अगर थर्ड हार्मोनिक तो 3 गुना हो जाता है, फिफ्थ है तो फंडामेंटल से 5 गुना हो जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़? हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं, बोलता है स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट कब होता है? तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा नोटिसेबल। अगला बोलता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी लीस्ट अफेक्टेड बाय, मतलब देखिए पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है भाई? स्टेबिलिटी का मतलब सीधे सीधे मतलब होता है, सिंपल वे में ऐसे समझिए, एक मोटर है आपके पास। ठीक है, अब इस मोटर का भाई एक लोड, मतलब एक पर्टिकुलर लोड को ही लेकर के चल सकता है ना, समझ रहे बात को। अगर आप उस पर ज़्यादा लोड डाल दीजिएगा तो मोटर क्या स्टॉल हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा ये। ठीक है, समझ गए, लेकर के उस लोड को नहीं चल पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन पे अल्टरनेटर ये सब लगा हुआ है, तो वो आपके कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है ना, समझ रहे बात को। हाँ, और अगर आप उस पर ज़्यादा लोड लगा दीजिएगा, तो कल ही हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम में पढ़ा था कि जो आपका डीजल इंजन लगा हुआ है आपके घर में, जो जनरेटर है उसके पीछे में, तो वो क्या करता है, जैसे आप लोड लगाइए अल्टरनेटर पे तो अपोजिट डेवलप टॉर्क पैदा करता है ना, समझ रहे बात को, इलेक्ट्रिकल के कारण। ठीक है, तो वो जनरेटर जो डीजल इंजन लगा हुआ है उसके स्पीड को अपोज करने लगता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे वैसा ही होता है, अगर आप एक्स्ट्रा लोड लगा दीजिएगा ना, तो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन करके नहीं, लॉकिंग बना करके जो अल्टरनेटर घूम रहा है उसका लॉकिंग टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हंटिंग बोलते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो आपका जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये शट डाउन के स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग का सिंक्रोनस मशीन जो है ना, कभी भी शट डाउन नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल होना चाहिए हम लोग का ऑपरेशन। ठीक है, तो किसके ऊपर सबसे कम डिपेंडेंट होता है? ठीक है, तो इसका हमारी ना इसमें रिएक्टेंस देखिए, सबसे पहले देखिए रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर पे तो करेगा ही, इनपुट टॉर्क पे भी करेगा ही। इसके क्या देता है भाई? तो कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन दे दिया है। देखिए तो आंसर क्या देता है 153 का? इसका सी देता है भाई, सी लॉसेस। लॉसेस भाई, ठीक है ना, लॉसेस के ऊपर ये एक तरीके से लीस्ट अफेक्टेड होता है। देखिए सीधी सी बात है, ए फॉर एप्पल तो करेगा ही, क्योंकि रिएक्टेंस का मतलब क्या है, वहाँ पे ड्रॉपेज आएगा, समझ गए बात को। ठीक है, जो भी आप ये पावर बना रहा होगा उसके कारण लोड लगे तो करंट निकल रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो करंट निकल रहा है, ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, समझ के बात को। तो ड्रॉप यहीं पे ज़्यादा हो जाता है, लोड क्या करेगा, लोड के पास मिलेगा तो और ज़्यादा ये डिमांड करेगा लोड आपका फिर। ठीक है, उसका रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उस वहाँ पे भी ड्रॉप होगा। इनपुट टॉर्क मतलब क्या, सीधी सी बात है, आप लोड ज़्यादा लगा दे रहे हैं। ठीक है, और आपका जो डीजल इंजन लगा हुआ है उसमें ताकत है ही नहीं उस लोड को एक तरीके से कैरी करके घुमाने के लिए, समझ रहे? तो आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा ना जनरेटर, समझ रहे बात को। ठीक है, यानी जो भी ये थर्मल यानी जो स्टीम दे रहे हैं, फिर जो पानी का बहाव है, वो अच्छा खासा नेट टॉर्क प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि उस हैवी लोड पे भी क्या कर सकें आप, सिंक्रोनस स्पीड को मेंटेन किए हुए रह सकें। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। तो भाई स्टेबिलिटी ये सब पे डिपेंड होता है भाई। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, व्हेन द लोड ऑफ द एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रिमूव्ड, बोल रहा है रिसीविंग एंड से हम लोगों ने लोड को रिमूव कर दिया है। द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन द, हमारे फ्रंट इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वही लोड हटाने का मतलब क्या, नो लोड के बारे में बता दिया इसने। ठीक है, तो फ्रंट इफेक्ट हो जाएगा ये। बोल रहा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस, तो हमारे ऑल ऑफ द हमारे ना टी मॉडल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई में से भी, सबसे ये सारे मेथड होते हैं भाई। ठीक है ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अगला बोलता है सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन सो डैट, सिस्टम में ग्राउंडिंग क्यों करते हैं? अभी कल एग्जांपल दिया था
कि मोटर के चेचिस में अगर कोई भी लीकेज करंट आ गया और मोटर मान लेते हैं हैवी पावर रेटेड का है, तो आप छुइएगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त शॉक लगेगा या फिर आपका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम सिस्टम ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस लिए यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारी D4 डॉग मारी ऑल ऑफ देवो, ठीक है, समझ गए ना, सारी चीज़ से बचने के लिए। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बस बार। तो बस बार के लिए एनी ऑफ द हो जाता है, खोखला मतलब ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, रड भी यूज़ कर सकते हैं, बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोलता है इफ़ द हाइट ऑफ, बोला इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड, तुम्हारे ना कैपेसिटेंस पे आपका असर होता है, ठीक ना भाई, बाकी आपका रिमेन अनचेंज रहेगा। क्या देता है भाई, इसका कैपेसिटेंस ही देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज। हाँ सर, कैपेसिटेंस ही दिया। ठीक है। अगला बोलता है ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील, तो क्या लिखेंगे, मारिए ना, एल्यूमिनियम को बाहर रखते हैं, 25/7 मारिए ना, A फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला बोलता है इम्पिडेंस रिले, तो इम्पिडेंस रिले कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसका क्या देता है, मीडियम देता है भाई, मीडियम में यूज़ करते हैं इसको। और महो हो जाएगा लॉन्ग में, और शॉर्ट में आपका रिएक्टेंस रिले यूज़ किया देता है 160, सही है। इम्पिडेंस मतलब मीडियम में यूज़ करते हैं। अगला बोलता है कोरोना इज लाइकली अकर टू द मैक्सिमम, हमारे ना इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन में ही होगा, क्यों, क्योंकि कोरोना अकर होने के लिए हाई वोल्टेज नेसेसरी है, हाई वोल्टेज हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है भाई। अगला बोलता है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रिडोमिनेंट, हमारे सपोर्टिंग टावर पे ज़्यादा विंड का एक तरीके से प्रभाव देखने को पड़ता है, ठीक है। अगर हवा ज़्यादा तेज हुआ और सपोर्टिंग टावर ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो क्या करेगा, ये पोल को ही पलट देगा, ठीक है ना। तो सपोर्टिंग टावर पे विंड का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगला बोलता है एज कम्पेयर टू केबल द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, बताइए ट्रांसमिशन लाइन का क्या डिसएडवांटेज है भाई, ठीक है, एज कम्पेयर टू केबल से। तो इसमें ऑल ऑफ द मारिए, इंडक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, पावर कम्युनिकेशन, और देखिए कहीं से भी ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है तो सीधी सी बात, उसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, राइट। अब मान लेते हैं मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे फ़ोन से सिग्नल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बोलिए। हाँ, तो ये जो सिग्नल जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मोबाइल का अपना खुद का ये टावर है या फिर कहीं एंटेना है, अब इसके बीच में कोई ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। हाँ, तो इस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन और पावर लाइन के बीच में इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। अब बोलता है एक्सप्लोर टू लाइटनिंग, सीधी सी बात है ये, क्योंकि ओपन है ना, समझ रहे बात को, ये तो ट्रांसमिशन लाइन समझिए, इमेजिन ओवर है ट्रांसमिशन लाइन, तो कहीं पे भी आपका लाइटनिंग गिर सकता है ना इसके ऊपर, ठीक है। एक्सप्लोर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड, अब सीधी सी बात है, एटमॉस्फेयर में जैसे आपका नमी है, बर्फ जम जाना, स्मोक, ये सब हो जाना, तो ये सब आपका तो ऑल हो जाएगा। अगला बोल रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड, तुम्हारी A फॉर एप्पल हो जाएगा 80 किलोमीटर, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बोलता है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस वैन, तो इसका हो जाएगा, रुकिए बता, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, B4 बॉल मारिए ना, इसमें देता है B4 बॉल। हाँ सर दिया। देखिए ये सीधे सीधे स्किन इफेक्ट के बारे में बता रहा है भाई। देखिए स्किन इफेक्ट क्या बोलता है, जैसे केस 1 लेते हैं, एक कंडक्टर है, उससे हम लोग पावर को भेज रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका अपना जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 10 ओम है, ठीक है ना भाई, वायर का, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं इसी कंडक्टर को सेकंड केस में हाई फ्रीक्वेंसी वाले पावर लाइन से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या होगा, इसमें स्किन इफेक्ट आएगा। तो स्किन इफेक्ट क्या करता है, इसका जो 10 ओम रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से जो आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, साथ में स्किन इफेक्ट क्या कर देगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। ये समझ गए बात को, मतलब अब 10 ओम ना रह करके ये 15 ओम में भी 20 ओम पे पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हमारा करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंडक्टर के हर एक सेक्शन से, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो इफेक्टिव कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा एज कम्पेयर टू ओमिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ ना, मतलब रेजिस्टेंस आपका वही रहेगा जो मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपका नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट बोलते हैं कंडक्टर फॉर हाई ट्रांसमिशन लाइन्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर। देखिए जितना भी आपका ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर है वो तो लटकाया हुआ जाता है ना, देख रहे हैं, लटका हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर में आपका क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म से आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंसुलेटर, उसमें आपका नीचे टंगा हुआ रहता है। तो क्यों करते हैं ऐसा, तो इसलिए करते हैं भाई ताकि ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग का कम हो, ठीक है। इसका A फॉर एप्पल मारिए, कैसे होगा, देखिए सिंपल वे में समझिए। पिन टाइप वाला इंसुलेटर देखा है ना आपने, तो पिन टाइप इंसुलेटर जब भी होगा तो देखते हैं इंसुलेटर के एकदम ऊपर से लेके जाया जाता है, देख रहे हैं ना, मतलब वो जो तार होता है वो सस्पेंडेड नहीं होता, लटकाया हुआ नहीं रहता, वो क्या होता है टॉप के ऊपर रखा हुआ रहता है, ठीक है ना, समझ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, सैग ज़्यादा बनने का चांसेस होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप लटका के रखिएगा ना, देखिए सीधी सी बात है भाई, मतलब ये तो फील करने वाली चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर से लेके जा रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा खींचना पड़ेगा तार को ताकि ये ज़्यादा नहीं लटके, ठीक है। और वही अगर आप लटका के लेके जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, यानी टेंशन भी कम होता है और यहाँ पे सैग भी कम बनता है, यानी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है ना आपका ये बढ़ जाता है, ठीक है, सस्पेंडेड टावर से। क्लियर, समझ गया ना। अगला बोलता है टू
ऐसे जैसे शक्तिमान का कभी आपने ये देखा है इंटरव्यू ये सब, जब उसमें दिखाया है कि जो आपका दिखाता है ना उड़ते हुए आसमान में, ठीक है, वो लोग को क्या किया जाता है, उसके पीठ पे हुक बांध करके उसको तार पे यानी सिंगल केबल पर लटकाया हुआ रहता है, ठीक है भाई, समझ गए। तो वैसे जब आप किसी भी चीज़ को लटकाइएगा ना तो उसमें सैग कम होता है। और यही चीज़ आप जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा को कैसे हम लोग मतलब पीठ पे हाथ रख के ऊपर ऐसे करते हैं ना, ठीक है, तो देखते हैं उसका मुंडी नीचे हो जाता है, पैर भी नीचे हो जाता है, समझ रहे बात को, राइट। ठीक है, तो अगर आप किसी को ऊपर ऐसे रखिएगा पेट के बल या फिर पीठ के बल, ठीक है, जैसे आपका पिन टाइप इंसुलेटर में कंडक्टर ऊपर से आता है उस तरीके से, तो आपका पैर और हाथ नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप उसको हुक से टांग दीजिएगा ना, तो वहाँ पे वो आदमी क्या है ज़्यादा मतलब उस तरीके से बैंड नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब ये तो वही है एक तरीके से। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, बोला है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का अगर कैपेसिटी बढ़ाना हो, ठीक है भाई, बोला है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज, क्या चीज़ का हम लोग डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारे लाइन कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। लाइन कैपेसिटेंस हमारे लिए ये सॉरी इंडक्टेंस भाई, बी फॉर बॉल मारी, इंडक्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है, समझना। कैपेसिटेंस को क्यों नहीं कम करना पड़ेगा यहाँ पे बताइए, क्योंकि जब हम लोग लोड लगाएंगे आगे चलकर रिसीविंग एंड पे, तो वो लोड क्या हो जाता है, इंडक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में आ रहा है तो सही है, क्योंकि वो ओवरऑल क्या कर रहा है एक तरीके से, तो वो उसको ओवर कंपनसेट कर हाँ देगा मतलब ऐसे इंडक्टेंस। कहिए कि मतलब ये ज़्यादा मतलब ये नहीं करने दे रहा है, लैगिंग नेचर नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला बोलता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस, तुम्हारे कोरोना इफेक्ट कम हो जाता है बंडल कंडक्टर यूज़ करने से। आपका कोरोना तो दिया नहीं है तो इसमें हो जाएगा पावर लॉस ड्यू टू कोरोना मारिए ना, ए फॉर एप्पल मारिए इसमें, जी। ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज़ द मोस्ट डेंजरस, तो इसमें हमारे डेड शॉर्ट सर्किट, इसमें हमारे डेड शॉर्ट सर्किट मारिए भाई, मतलब इसका मतलब तीनों फेज जो है ना आपका शॉर्ट कर चुका है, ठीक है, मतलब ये 3 फेज सिस्टम का सिमेट्रिक फॉल्ट हो गया ये, ओके, इसी को बोलते हैं डेड शॉर्ट सर्किट। अगला बोलता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्यूमिनियम इज बीइंग फेवर्ड एज बस बार मटेरियल, तो एल्यूमिनियम लो कॉस्ट के चलते यूज़ करते हैं, बी फॉर बॉल मार दीजिए। अगला बोलता है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विथ इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आपका सैग बढ़ जाएगा, ठीक है, गर्म होने से एक्सपेंशन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और सैग बढ़ेगा इसका मतलब क्या, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारी लेंथ जो होगा बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा लटक जाएगा नीचे की तरफ, यानी लेंथ बढ़ गया और स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन, तो एसी ट्रांसमिशन लाइन मारिए, फ्लोटिंग न्यूट्रल इन अ 3 फेज इज अनडिजरेबल। फ्लोटिंग का मतलब होता है भाई कि आपने न्यूट्रल को ग्राउंडेड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्यों, तो इसमें मारिए सी फॉर कैट मारिए ना, अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड हो जाएगा, ओके। ये 3 फेज सिस्टम जब पढ़िएगा वहाँ पे आपका पार्ट है ये। अगला पढ़ते हैं सर्ज रेजिस्टेंस केबल का कितना होता है, यानी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल, तो 50 ओम मार दीजिए, ठीक है, 50 ओम होता है, ठीक है, हाँ केबल का कम होता है हमेशा, ठीक ना भाई। अगला बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस जो होता है ये वोल्टेज के कारण आता है, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज यूज़ कीजिएगा ना हाई केबल में उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है सीधे सीधे समझिए कि आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है, समझ गए, और बैटरी से आपने प्लस माइनस तार निकाल दिया, ठीक है, और आपने क्या एक छोटा सा आपके पास रबर है, ठीक ना भाई, समझ गए, और दोनों तार को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आप शॉर्ट नहीं कर रहे, दोनों तार को रबर पे सटा दे रहे हैं, मतलब रबर जो होता है ना, रबर का भी क्या है, एक इस साइड का एंड है कि उस साइड का एंड है, ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब हम लोग रबर पे रख दे रहे हैं उस तार को, लेकिन दोनों को डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रबर क्या करेगा, यहाँ से करंट को बहने नहीं देगा। लेकिन बताइए अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रबर का जो डाइलेक्ट्रिक है ना उसको ब्रेक डाउन कर देगा, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ सो, हाँ समझ पा रहे हैं। या फिर रबर की जगह आप सोचिए ना, दोनों तार को मैंने क्या किया, प्लास्टिक से जोड़ रखा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्लास्टिक कब तक इंसुलेशन का काम करता रहेगा, जब तक कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उतने तक आप वोल्टेज देते रहें, ठीक है। उससे ज़्यादा आप दे दीजिएगा तो ये प्लास्टिक को क्या कर देगा, तुरंत एक तरीके से गला देगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं ना जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा है वैसे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ते रहता है उस प्लास्टिक के ऊपर, ठीक है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं आप वहाँ से, खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उखड़ नहीं रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे उखड़ने लगेगा वो, ठीक है, और जैसे ही उखड़ गया मतलब करंट फ्लो हो जाएगा आपका। तो केबल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। केबल्स में अगर आप देखेंगे 3 फेज के लिए RYB, तो सब में पेपर लपेटा हुआ है, राइट। अब वहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा तो जो पेपर है जो कि वहाँ पे इंसुलेशन काम कर रहा है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलिए, समझ रहे बात को, हाँ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे पड़ेगा बोलिए, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंडक्टर का जो सबसे ऊपर ये सबसे नज़दीक वाला पोर्शन है जो पेपर का इंसुलेशन, वहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर में ना आपने उतना हैवी वोल्टेज दिया हुआ है तीनों फेज में, समझ रहे बात को। और मिनिमम सबसे कहाँ पड़ेगा, जो बाहर वाला पोर्शन है, यानी जो आपका आर्मर ये सब होता है ना बाहर का, वहाँ पे मिनिमम होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो होता है अंडरग्राउंड केबल पे कहाँ होता है, तो ये
हो जाएगा मैक्सिमम एट द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द सीथ। सीथ मतलब बाहर वाला एरिया हो गया, मतलब ऑप्शन के साथ चलना होगा भाई, ठीक है। तो तो दोनों को सही दिया है डी होगी। इसका डी फॉर डॉग मारिए ना भाई। डी होगा सर। हाँ डी फॉर डॉग, मैक्सिमम एट कंडक्टर, मतलब कंडक्टर बहुत करीब है, मतलब कंडक्टर में ना मेन वोल्टेज दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो कंडक्टर पे मैक्सिमम होगा, और सीथ जो है आपका, या फिर कहीं आर्मर भी लिख सकता है, कभी कोई लैंग्वेज बदल देता है वहाँ पे। बस आपको यही समझना, नज़दीक कंडक्टर के पास जो होगा, नज़दीक होगा, वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। बोल रहे ग्राउंड रिंग ट्रांसमिशन लाइन्स आर यूज टू, ग्राउंड रिंग्स, तो ग्राउंड रिंग्स का क्या यूज़ होता है, तो बोलता है टू ग्राउंड का मतलब सर ये ग्राउंड बस बार के लिए कह रहा है क्या? ग्राउंड रिंग ट्रांसमिशन, पता नहीं भाई, रुके ना पढ़ता हूँ। ऑप्शन पढ़ता हूँ, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस, इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस। इसका मारिए ना, इसमें रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, बी फॉर बॉल ही होना चाहिए, देता है बी फॉर बॉल 176 का बी दिया है हाँ। बी। देखिए ग्राउंड रिंग ट्रांसमिशन लाइन, अब पता नहीं ग्राउंड के थ्रू, पता नहीं यहाँ पे अर्थ कैपेसिटेंस कैसे कम होगा भाई, ये तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। बोला स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे होगा, तो इसमें हमारे ग्रेडिंग करके, ठीक है। तो इसमें हो जाए ग्रेडिंग, ए फॉर एप्पल मारिए, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, ठीक है। अगला बोलता है हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर, और ये जो ग्रेडिंग ये सब होता है ना, ये सब आपका मैथमेटिकली प्रूव करवाया जाता है, ठीक ना भाई, समझ गया है। तो ये सब पावर सिस्टम में आपको मिलेगा, ओके। अगला पढ़ते हैं हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर इकोनॉमिकल, तुम्हारे नए सी करंट के लिए होता है, ठीक ना, हाई वोल्टेज। अगला बोलता है हाई वोल्टेज इज प्राइमरी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन टू, हमारे इसमें रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस हो जाएगा बी फॉर बॉल। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना, मारिए ना भाई, बंडल कंडक्टर यूज़ करने से हमारा क्रिटिकल वोल्टेज होता है ना, ये बढ़ जाता है। क्या मतलब समझे इससे, सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है कि बंडल कंडक्टर यूज़ करने से हम लोग क्या होता है, कोरोना कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कोरोना से जो भी लॉसेस हो रहा है कम हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक ना भाई। दूसरा आते हैं वोल्टेज पे, तो मैंने बताया दो तरीके का वोल्टेज होता है कोरोना के लिए, एक होता है क्रिटिकल वोल्टेज, एक होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज उस वोल्टेज को बोला जाता है जिसपे आपका कोरोना एक तरीके से स्टार्ट होता है बनना, ठीक है, समझ के बात को। तो अब समझिए, पहले मैंने बंडल कंडक्टर यूज़ नहीं किया है, पहले मैंने सॉलिड कंडक्टर यूज़ किया, ठीक है। तो उस केस में मान लेते हैं सेम वोल्टेज लेवल पे, ठीक है, यानी दोनों केस में हम लोग वोल्टेज को फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक ना भाई, समझ गए। तो सेम वोल्टेज लेवल पे मान लेते कोरोना बनना स्टार्ट हुआ था 100 kV से, ठीक है, 100 kV वोल्टेज से स्टार्ट हो गया था बनना, क्लियर, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब मैं उस कंडक्ट सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, बंडल कंडक्टर यूज़ कर रहा हूँ और सेम वोल्टेज को भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका कोरोना इफेक्ट बनेगा ना, वो 100 kV पे नहीं बनेगा, वो या तो 110 kV पे बनने लगेगा या तो फिर 120 kV पे बनने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि आप इस बंडल कंडक्टर को यूज़ करके आप थोड़ा बहुत और भी हाई वोल्टेज भेज सकते हैं, ठीक है, आपका उस वोल्टेज पे भी कोरोना कर नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, समझ ना। तो वही है कि बंडल कंडक्टर यूज़ करने से जो क्रिटिकल वोल्टेज होता है, यानी जिस वोल्टेज पे कोरोना बनना स्टार्ट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी बंडल कंडक्टर पे आप नॉर्मल कंडक्टर के मुकाबले ज़्यादा वोल्टेज भेज सकते हैं, ठीक है, ओके। कोरोना नहीं बनेगा वहाँ पे। अगला बोलता है, ये भी आपका वही है, कैलकुलेशन है भाई, बोलता है इफ़ द वोल्टेज इंक्रीज एक्स टाइम, अगर वोल्टेज एक्स टाइम बढ़ा दिया जाए, द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी, तो साइज ऑफ कंडक्टर पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका होना चाहिए ए फॉर एप्पल देता भाई 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर या फिर 1/x दिया ना, 1/x स्क्वायर। तो ये सप्लाई सिस्टम आपका ये पूरा पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है ना, पूरा डेप्थ में पढ़ाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, बोल रहे हैं द कलर ऑफ न्यूट्रल। अब देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये जो आंसर की ये सब आता है ना एग्जाम में, जे ये सब का, उसमें भाई किसी किसी में ब्लैक दिया रहता है, कहीं कहीं ब्लू दिया रहता है, ठीक है। अब JB गुप्ता भी फॉलो कीजिएगा, उसमें अलग देगा, इसमें फॉलो कीजिए अलग देगा, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर का क्या होता है, अब ये देखिए फ्लेक्सिबल कोर केबल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी अंडरग्राउंड केबल बोलेगा ना, तो सीधे सीधे ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोलता है इन द केबल शीथ आर यूज, तो मैंने बताया था मेटालिक शीथ का क्या काम होता है, तो ये मॉइस्चर को एंटर करने से रोकता है। तो ए फॉर एप्पल मार दीजिए। बोल रहा है चार्जिंग करंट, तो चार्जिंग करंट क्या है, कैपेसिटेंस के बारे में बोल रहा है, तो सीधी सी बात है 90 डिग्री क्या होगा, करंट लीड करता है कैपेसिटेंस में, तो इसका बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला बोलता है ग्राउंड वायर किस लिए यूज़ करते हैं, तो मार दीजिए, मारिए, इसका क्या हो जाएगा, टू गिव सपोर्टिंग, नहीं टू गिव, मारिए डी फॉर डॉग मारिए ना, ठीक है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइसेस टू द अर्थ प्लेट, अर्थ से जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला बोलता है अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो अर्थिंग किसके लिए होता है बताइए, तो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, हमारी ना इसका ही हो जाएगा, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक ना हो उसके लिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग कितने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारी इसका हो जाएगा भाई 2.2 kV से 3.33 kV, मतलब इसका हो जाएगा ए फॉर एप्पल मारिए ना आप 3.3 kV से 11 kV तक यूज़ करते हैं, ठीक है।
सॉलिड ग्राउंडिंग, तो सॉलिड ग्राउंड 660 वोल्ट के लिए यूज़ होता है, D4 डॉग मार दीजिए, ठीक है। अगला बोलता है द साइज ऑफ अर्थ वायर इज़ डिटरमाइंड बाय, तो अर्थ वायर किसके थ्रू करते हैं, तुम्हारे ना इसका हो जाएगा करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारी ना C4 कैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अर्थ वायर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ग्राउंड वायर या फिर अर्थ वायर किस लिए, ताकि कोई भी लाइटनिंग ये सब हो या फिर कहीं एक्स्ट्रा करंट हो, क्या हो जाए, फ्लो हो जाए ज़मीन के अंदर, ठीक ना भाई, समझ गया। बताइए, मैंने बहुत पतला तार यूज़ किया अर्थिंग के लिए, ठीक है, और मैं उससे चला रहा हूँ मोटर, ठीक ना। अब बताइए, कभी भी उसमें मोटर में लीकेज आएगा तो सीधी सी बात है, जो आपने पतला तार लगा रखा है ग्राउंड में करंट को भेजने के लिए, तो उससे पूरा पूरा करंट बह पाएगा क्या, नहीं बह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पतला तार है ना, ठीक है, तो जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ग्राउंड वायर या फिर कहिए आपका जो प्रोटेक्शन के लिए वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको चूज़ करते हैं। अगला बोलता है द ट्रांसमिशन लाइन लिंक, ट्रांसमिशन लाइन किसको जोड़ता है, तो जनरेटिंग स्टेशन को और आपका जो इधर है मतलब रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग एंड, ए फॉर एप्पल मार दीजिए, ओके। तो ये ख़त्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो शाम में पहले इसका ओवरव्यू ले लेंगे।